पिछले लेक्चर में हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े हुए थे और दो बिंदु आवेश वाले निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़े थे और दो से अधिक बिंदु आवेश वाले निकाय की भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग निकाले थे। अब कुछ सवाल हम लोग और देखेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ सवाल देखे थे, सवाल को कैसे करते हैं इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था। कुछ और सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ाई जाए या फिर दूरी घटाई जाए तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटाने पर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो ध्यान देना है, हम लोग जो दो बिंदु आवेश वाले निकाय की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R पढ़े हुए ना। आपको बताया गया था इस फार्मूले में आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा, इस फार्मूले में आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। तो अगर मान लो कि दोनों आवेश सजातीय हैं, यदि दोनों आवेश क्या हैं, सजातीय हैं, मतलब Q1 व Q2 क्या है, एक ही चिन्ह के हैं, या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है। तो आपका प्लस प्लस तभी प्लस आएगा, माइनस माइनस तभी प्लस आएगा। मतलब यदि दोनों आवेश सजातीय हों तो U कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। U कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर जो U होगा और R में संबंध होगा कुछ ऐसा होगा। R अगर बढ़ेगा तो U क्या होगा, घटेगा। R अगर बढ़ेगा तो U क्या होगा, घटेगा। हाँ, R अगर घटेगा तो U क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, दोनों आवेश कैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी अगर बढ़ेगा तो निकाय की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। बढ़ने पर घटेगी, घटने पर बढ़ेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, अब बताइए सवाल आपका वही है, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा और दूरी घटेगी तो क्या होगा, सवाल आपका सेम है। तो अब एक आवेश क्या है, नेगेटिव, और दूसरा आवेश क्या है, पॉजिटिव। तो बताइए भाई, अगर Q1 आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और Q2 क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो U कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। U कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यदि दोनों आवेश विजातीय हों, दोनों आवेश क्या हों, विजातीय हों, तो U कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम लोग ये संबंध दिखाएंगे, U और R में ऐसा संबंध होगा, माइनस U और R में ऐसा संबंध होगा। अगर R बढ़ेगा तो U नेगेटिव मान में, अगर R बढ़ेगा तो U क्या होगा, नेगेटिव मान में घटेगा। अगर R बढ़ेगा तो माइनस U घटेगा, मतलब U नेगेटिव मान में क्या होगा, घटेगा। लेकिन पॉजिटिव मान में क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव मान में क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब R बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो क्या होगा, U बढ़ेगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, R घटेगा तो U क्या होगा, U घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, अगर R घटेगा तो U क्या होगा, घटेगा, R बढ़ेगा तो U क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ाने पर इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, मतलब सजातीय आवेश हैं, या दोनों प्रोटॉन हों, मतलब सजातीय आवेश होने चाहिए, तो दूरी बढ़ाने पर घटेगा और दूरी घटाने पर बढ़ेगा।
लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, या दोनों विजातीय आवेश हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दूरी बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो क्या होगा, घटेगा। और देखो भाई, जैसे मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, अभी रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं, ये भी और ये भी। तो मान लो इनके बीच की दूरी क्या है, r है। दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, और इलेक्ट्रॉन का मास दिया है m, दोनों का मास m है, प्रारंभिक दूरी है r। दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया गया, फ्री कर दिया गया, इसको भी और इसको भी। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन अनंत पर होंगे, कहाँ पे होंगे, अनंत पर, या कभी कभी कहा जाता है बहुत दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी और वेग कितना होगा। मतलब यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा एवं वेग। तो देखिए भाई, हमको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच कैसा बल लगेगा, वैद्युत बल, और वैद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। और क्लास 11th में बताया जाता है कि यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल कैसा बल है, संरक्षी बल है, तो उस निकाय की जो कुल ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी। उस निकाय की जो कुल ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो मतलब कि जो प्रारंभिक गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा, इनिशियल, वो अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम फाइनल, मतलब अंतिम मतलब फाइनल, फाइनल स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अच्छा बताओ भाई, पहले ये रुका था, ये भी रुका था, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी भी जीरो और इसकी भी क्या होगी, जीरो होगी। फिर ध्यान दो भाई, पोटेंशियल की बात किया जाए तो 1/4πf साइलेंट जीरो, दोनों आवेश, इसका आवेश क्या होगा माइनस ही, इसका आवेश क्या होगा माइनस ही, और दूरी क्या है यार। अच्छा, फाइनल में जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों का समान होगा, दोनों का क्या होगा, समान होगा। उसका रीजन क्या है, दोनों पर लगने वाला बल क्या होगा, परिमाण में बराबर होगा, और दोनों का द्रव्यमान भी क्या है, समान है। तो अगर बल परिमाण में बराबर है और द्रव्यमान भी समान है तो त्वरण भी क्या होगा, समान होगा। समान वेग मतलब समान त्वरण से अगर त्वरित होंगे तो जो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी के मानते हो फाइनल, तो दूसरे की भी क्या होगी, के होगी। अच्छा हाँ, पोटेंशियल की बात किया जाए तो जब दोनों आवेश कहाँ पहुँचेंगे, अनंत पे, तो इस निकाय की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से आपका के क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और ये बचा 1/4πf साइलेंट जीरो, ई क्या हो जाएगा, e²/r। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1/8πf साइलेंट जीरो e²/r। तो ये आ गया प्रत्येक की काइनेटिक एनर्जी। अब वेग पूछा जाए तो k बराबर क्या होता है, 12mv², और आपका ये आ गया है 1/8πf साइलेंट जीरो e²/r। तो यहाँ से v² बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मतलब e²/8πf साइलेंट जीरो r × m, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो ये आ गया प्रत्येक का वेग।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, तो इसी प्रकार आपसे पोटेंशियल एनर्जी पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगाने होते हैं, और सवाल का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल को आप आसानी से लगा पाओगे। अब देखिए आगे, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये ई वेक्टर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई ये डायपोल है -q +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ये मान लो θ1 एंगल बनाते हुए रखा गया है और इसको घुमा देना है ताकि ये क्या करे, +q यहाँ आ जाए और -q यहाँ चला जाए और ये एंगल कितना हो जाए θ2। मतलब पहले डायपोल कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, और फिर आपको इसको घुमाना है जिससे कि ये डायपोल आपका वैद्युत क्षेत्र के दिशा से θ2 एंगल बनाए। ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा, ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, तो ध्यान दीजिए। तो कार्य निकालने के लिए हम लोग मान लेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, तो उस पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। बताया गया था कि अगर कोई डायपोल एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल बनाते हुए रखा होगा, उस पर लगने वाला जो टार्क होगा वो होगा PE sin थीटा। भाई इस डायपोल पे जो थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है उस पर इतना टॉर्क लग रहा है। अच्छा, अब इस डायपोल को अगर डी थीटा कोण से घुमाया जाए, बहुत छोटे एंगल से, देखो ध्यान दो, बहुत छोटे एंगल से घुमाया जाए, मतलब डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, मतलब डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, मतलब बल आघूर्ण गुणे क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। ध्यान देना है आपको, क्या करना है, मतलब बहुत छोटे से एंगल के लिए कार्य आपको निकालना, बहुत छोटे से एंगल के लिए, क्योंकि आपका जो टार्क है, देखो टार्क ये परिवर्ती है, थीटा के साथ बदलेगा, जब आप इसको घुमाओगे टाउ आपका बदलेगा। तो जब भी बल या बल आघूर्ण परिवर्ती होता है तो हम छोटे विस्थापन के लिए क्या निकालते हैं, कार्य, जिससे कि बल को क्या मान सके, नियत, या बल आघूर्ण को क्या मान सके, नियत। तो हम लोग बहुत छोटे एंगल से घुमा रहे हैं, जैसे मान लो आपका ये जो डायपोल है वो पहले थीटा एंगल बना रहा था, अब डी थीटा कोण से घुमा दिए तो कितना कोण बनाने लगा, थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा। तो थीटा प्लस डी थीटा तक हम लोग क्या मान सकते हैं, टार्क को नियत मान सकते हैं, इसको नियत मान सकते हैं। तो आपका डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन मुझे इतना छोटे से एंगल
के लिए वर्क नहीं निकालना है, बल्कि θ1 से θ2 तक कार्य निकालना है। मतलब θ1 से θ2 तक कुल कार्य निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, समाकलन। तो जब समाकलन करेंगे, देखो P और E नियत हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी नियत रहेगा, घुमाने से नहीं चेंज होगा। तो P आपका नियत है, E नियत है, बाहर आ जाएगा। अब समाकलन किसका होगा, साइन थीटा का θ1 से θ2 तक। तो भाई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा, माइनस मैंने बाहर लिखा, और ये हो जाएगा कास थीटा θ1 से θ2। अब देखो थीटा बराबर रखेंगे θ2, थीटा बराबर रखेंगे θ1, और फिर अपर माइनस लोअर करेंगे। तो यहाँ पे माइनस PE ब्रैकेट में हो जाएगा कास θ2 माइनस कास θ1। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा PE ब्रैकेट में कास θ1 माइनस कास θ2। ठीक, मतलब आपको क्या करना है, मान लेना है कि कोई डायपोल है, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखा गया है। उस पर कितना टार्क लगेगा, इतना। अगर d थीटा एंगल से घुमाओगे कितना कार्य होगा, इतना। बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब आपको करना क्या है, θ1 से θ2 एंगल घुमाने में किया गया टोटल वर्क आपको निकालना है। तो निकाल लोगे समाकलन करके। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर कहा जाए अस्थाई अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अस्थाई अवस्था कब माना जाता है भाई, अस्थाई अवस्था कब मानते हैं हम लोग, जब थीटा बराबर क्या होता है, 0। अस्थाई अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, मतलब अगर डायपोल को कहाँ से घुमाया जाए, अस्थाई अवस्था से घुमाया जाए, मतलब θ1 बराबर क्या हो, 0, और θ2 बराबर क्या हो, थीटा हो। मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव को अस्थाई अवस्था से थीटा कोण घुमाया जाए, या घुमाने में किया गया कार्य, या घुमाया जाए, जो भी लिख लो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE ब्रैकेट में कॉस θ1 कितना है, 0। अरे भाई अस्थाई अवस्था में होने का मतलब क्या है, θ1 कितना होगा, 0, मतलब प्रारंभिक कोण कितना है, 0, और बाद में कितना घुमाया गया, थीटा एंगल घुमाया गया। तो आपका PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा अस्थाई अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, फिर आपसे जो सवाल इस पे पूछे जाएंगे वो बिल्कुल फार्मूले पे सवाल पूछे जाएंगे। आपको P देगा, E देगा, θ1 देगा, θ2 देगा, और आपको फार्मूले में हर एक का वैल्यू रख करके आसानी से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए आगे का जो टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए भाई, स्थितिज ऊर्जा हम लोग को शुरू से ही बताया जाता है। जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं तो उसमें परिवर्तन जो हम लोग को बताया गया है कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है ना। और फिर हम लोग अपने सुविधा के अनुसार कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा को 0 मानते हैं। जैसे हम लोग ग्राउंड पर जब हम लोग बात किए थे क्लास 11th में, मतलब पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग शून्य मानते हैं। तो एच ऊंचाई पे क्या होता है, mgh। एच ऊंचाई पे क्या होता है, mgh होता है। अगर हम लोग पृथ्वी तल पे शून्य ना मान के
10 जूल मान लेते हैं, तो एच ऊंचाई पे क्या होता है 10 प्लस mgh। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या मानते हैं, पृथ्वी तल पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं 0 मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे अपनी सुविधा के लिए, जब डायपोल लंबवत होता है, जब डायपोल क्या होता है लंबवत होता है, तब हम लोग डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं 0 मानते हैं। जब डायपोल क्या होगा लंबवत होगा, तो हम लोग डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे 0 मानेंगे। मतलब ऐसे डायपोल जब रखा गया होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है, डायपोल ऐसे रखा गया होगा, ये माइनस क्यू हो गया और ये क्या हो गया प्लस क्यू हो गया। तो हम लोग इस कंडीशन में डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो इसको थीटा कोण घुमाने पर, मतलब जो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा, वो कार्य इसकी क्या कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या कहेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को शून्य माने। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य उसकी इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यह बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा बराबर होता है। जैसे जब लंबवत होगा तो हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी को सुविधा के लिए क्या मान लेंगे 0। अगर मान लो इसको ऐसे घुमा दिए थीटा एंगल तक, प्लस क्यू यहाँ आ गया माइनस क्यू यहाँ आ गया, अब ये कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है, पहले 90 बना रहा था, अब थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसा करने में जो भी कार्य होगा वही कार्य क्या होगा इस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बताओ भाई हम लोग को क्या बताया गया था, W बराबर क्या बताया गया था PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। और आप देख रहे हो पहले कितना था 90, बाद में कितना हो गया थीटा हो गया। अतः W बराबर क्या हो जाएगा PE और ये हो जाएगा cos 90 माइनस cos θ। तो यहाँ से आपका देखो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस PE cos θ। और ये जो कार्य होगा यही क्या होगा उसका स्थितिज ऊर्जा होगा U, तो माइनस PE cos θ। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अगर डॉट गुणा करेंगे तो क्या आएगा PE cos θ आएगा ना। तो देखो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किया क्या कि डायपोल जब लंबवत होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तब हम लोग उसकी ऊर्जा क्या मान लेंगे 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तब हम लोग इसको जब घुमाएंगे तो जो भी वर्क होगा वही वर्क इस कंडीशन में इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने मान लिया कि ये लंबवत था और फिर इसको मैंने इस प्रकार घुमाया कि अब ये कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। तो पहले कितना 90, बाद में कितना बनाया थीटा। तो कार्य कितना होगा इस फार्मूले से निकालेंगे कार्य। तो जो कार्य होगा वही क्या होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। अब अलग अलग एंगल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाल सकते हैं या वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा का मान रख करके। जैसे कह दिया अस्थायी अवस्था में तो थीटा का मान 0 ले लेंगे, अस्थायी अवस्था में हम लोग थीटा का मान क्या लेंगे 180 लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग एंगल पे थीटा बराबर 90 रख लेंगे तो हम लोग को पोटेंशियल
एनर्जी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक, तो आज हम लोगों ने डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया, और फिर उसके बाद डायपोल अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये भी निकाल लिया। और इन दोनों फार्मूले को निकालने के साथ साथ याद भी रखना है, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, और सवाल जब भी पूछा जाएगा फार्मूले पर आधारित ही सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, और आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आज का लेक्चर यहीं तक।